Hello friends, how are you? Today I have attempted SSC CGL full test 14 of टेस्ट बुक और इसमें मेरा स्कोर रहा है 324 आउट ऑफ 390 मार्क्स। और अगर रैंक की बात करें तो 20,000 स्टूडेंट्स में रैंक आई 66 और परसेंटाइल रही 99.7। और इस आज के टेस्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो अनसीन पैसेज आता है कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4 पैसेज जो आ रहे हैं पेपर में, उसको कैसे हमको अटैम्प्ट करना है कम टाइम में, तो उस पर आके बात करेंगे। तो अगर स्कोर देखें तो सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में जो हमारा स्कोर रहा वो रहा 172, 60 फुल अटैम्प्ट किए थे मैंने, और इसमें 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं। उसके बाद अगर सेकंड सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश और जीएस सेक्शन में 152 स्कोर रहा है, 68 अटैम्प्ट किए थे। कंप्यूटर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ रखा है इस टेक्स्ट बुक में, बहुत ही हार्ड पूछ रहे हैं, इतना हार्ड आने नहीं वाला पेपर में। तो अपनी बेसिक की तैयारी मजबूत रखें कंप्यूटर सेक्शन में। तो कंप्यूटर में 23 मार्क्स आए मेरे, 13 अटैम्प्ट किए थे, तो टोटल स्कोर बना मेरा 324। और अगर आगे क्वेश्चंस की बात करें कौन से क्वेश्चंस गलत हुए मेरे, तो वो देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है उसको देख लेते हैं पहले। तो इसमें पूछ रखा था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें था कि हमको हिंट मिल सकती थी कि 11 का 55 कैसे बन गया, 11 पंजे 55, तो 5 कैसे आएगा, ये 11 × 25 डिवाइडेड बाय 5, 55 आ जाएगा। वैसे इसमें देखिए तो 9 30 27, तो 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 9 × 15 डिवाइड बाय 5, मतलब कि ये था कि फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 5 करना है। तो 21 × समथिंग डिवाइड बाय 5 63, तो 21 × समथिंग डिवाइड बाय 5 3, तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, आंसर 15 होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो मैथ्स का गलत हुआ, ये 1% बच्चों का ही ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा क्वेश्चन पूछ रखा है। आज तक ना किसी ने फॉर्मूला सुना इसका, ना क्वेश्चन ही पहली बार सुना हमने, तो कि द मीन ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स, मीन निकालना प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, मतलब अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है। और आंसर भी इसका क्या है 34/221, क्वेश्चन ही नहीं पता क्या पूछ रखा है। आंसर ये फॉर्मूला देख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड सेक्शन की बात करें तो इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड लेवल था। ये एक पैसेज का सेंट्रल थीम पूछा था, बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ रखा था। ए फायर ऑफ रेजिंग क्लाइमेट पे बात कर रहा है, और इसका आंसर क्लाइमेट चेंज नहीं है, फायर इज रेजिंग है। उसके बाद एक क्वेश्चन है फ्रॉम हिज अपीयरेंस, इसमें एरर बतानी थी। फ्रॉम हिज अपीयरेंस यू वुड एक्सपेक्ट ए गुटरल टोन बट हिज वॉइस वाज डीप एंड एजुकेटेड, तो इसमें एरर लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन था ये स्पेलिंग का। स्पेलिंग कौन सी गलत है, स्पेलिंग है गुटरल की GUTT आएगा, तो GUTTURAL होती है सही स्पेलिंग गुटरल की, GUTTURAL। उसके बाद एक क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ है, इसमें ये पूछा था करेक्ट कौन सा है, तो सी देखे तो दोज 5 गर्ल्स हु आर सिटिंग देयर लव ईच अदर लव वन अनदर आएगा, तो सी क्वेश्चन है गलत, तो सी गलत है। तो ए या फिर ए और बी दोनों में आंसर होएगा कोई। तो इसमें बी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन ए समझ नहीं आ रहा था, इसलिए नो मैंने लगाया था। ए को अगर पढ़े तो द कंटेस्टेंट्स एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी वाज अप्रिशिएटेड बाय जजेस, तो यहाँ पर मैंने ऊपर सोचा था, लेकिन एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को एक मान के चल रहे हैं, तो आज ठीक है, और ए और बी ठीक हो जाएंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, कड़ी एंड राइस, वो वाला ही कंसेप्ट था इसमें कि ये दोनों एक माने जाएंगे, सिंगुलर तो आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बीच में रह गया था मेरे से, और मेरा ध्यान भी नहीं गया इस पर, तो एक ही सेकंड दे पाया था मैं इसमें। तो देखते ही PQR को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि कौन से शुरू कर सकते, तो PQR और S पहला सेंटेंस आते आंसर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है कि तो देश उड़े से स्टार्ट नहीं उसका। उसके बाद नेहरू एज रेफर्ड दिस यूनिटी वेरी फीलिंगली इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये आ सकता है। लेकिन अगर लास्ट में देखें हैव यू रेड दिस बुक, तो इस बुक से मतलब S6 से बिल्कुल पहले क्यों आएगा, तो लास्ट में क्यों आना, तो बच के P और R से स्टार्ट हो रहा है, तो लेकिन P से अगर स्टार्ट देखें तो दे शुड देयर फोर S से स्टार्ट नहीं होगा, तो P से स्टार्ट नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बच गया। R से देख लेते हैं एक बार। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए यूनिक फीचर ऑफ इंडिया, दोज हु डू नॉट सी दिस अंडरलाइंग यूनिटी, बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो
आर से स्टार्ट होता है और क्यू पे ख़त्म, तो एक आंसर इसका ठीक होगा। तो इसमें हमको एक तो लिंक ढूंढना है कि कैसे उसी चीज़ की आगे बात कर रहे हैं या उससे पहले बात कर रहे हैं, उसको लिंक करना, इंटरलिंक करना हर एक सेंटेंस को आपस में। और जो पेयर होते हैं प्रीपोजिशन के, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाले प्रीपोजिशन कंजंक्शन जो भी पेयर्स होते हैं उन सबको आपको याद करना है, उनसे भी लिंक बनते हैं। और जैसे किसी भी चीज़ के दो पार्ट हैं तो फर्स्ट और सेकेंडली, फर्स्ट लास्ट, ऐसे जिसका सीक्वेंस वाइज आपको लगानी होती हैं, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जिस भी ऑप्शन को जरूर देखना किससे स्टार्ट हो रहा है, कहीं एक ही ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं और आप चारों को शुरुआत में देख रहे हैं तो आपको देख लेना कि ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रही है, उससे ही आंसर निकलेगा हमारा। उसके बाद है 36 क्वेश्चन, ये था क्लोज टेस्ट, बहुत अच्छा था। इसमें 10th की बात कर रहे हैं तो जो सबसे आसान था इसका वही मेरा गलत हुआ, इसमें मतलब इतना आसान नहीं था। तो अगर स्टार्टिंग से देखें क्लोज टेस्ट को तो ये था इसमें क्वेश्चन से। तो इसमें पहले से स्टार्ट है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु डैश अवार्ड हु वाज अवार्डेड प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन had given a dash warning, had given a profound warning. There is a danger that the ignorant may easily underdose himself and by dash his microbes to non-lethal quantities of drugs make them resistant, and by dash his microbes, and by concealing supana, spreading, covering supana, spreading, exposing his microbes to non-lethal quantities of drugs make them resistant within a century of his, उसने जो भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी of his prophecy. The time has come. Our dash use of antibiotics, our reckless use of antibiotics, including penicillin, has given rise to bacteria, viruses, dash and parasites. तो प्लूरल में चल रहा सब कुछ, तो प्लूरल में यूज करना होगा। फंगी का जो प्लूरल, तो फंगस सिंगुलर होता है, जैसे रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई प्लूरल है, वैसे ही फंगस सिंगुलर है, फंगस सिंगुलर और फंगाई प्लूरल है। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स दैट हैव बिकम डैश, दैट हैव बिकम रेसिस्टेंस की बात हो रही है, दैट हैव बिकम रेसिस्टेंट टू कॉमनली यूज्ड antimicrobials. What is more concerning is that these microbes are evolving faster than we can invent drugs to tackle them. Our dash to antimicrobials is our dash, our scatter गलत, our lack गलत, our disagreement गलत, our stash of। तो इसका मतलब हमको नहीं पता, लेकिन ये तीनों नहीं आएंगे तो यही आंसर होना है। उससे आप कर सकते हैं एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन होएगा, नहीं तो वैसे इसका मतलब किसी को नहीं पता होगा। our stash of antimicrobials is dash while more drug resistant superbugs are evolving। मतलब ये कम हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा, तो is putting on, is drying up होता है, is drying up का मीनिंग है means no longer exist or be available, drying up खत्म होता जा रहा है। और जो भी था of antimicrobials is drying up while more drug resistant superbugs are evolving and dash the world are taking over the world, ठीक है। इसमें take on होता है to decide, to do something, to agree, to be responsible for something, take on responsibility लेना। और take after किसी पे जाना, फैमिली में, taking back to receive or accept something that you previously sold, offered or gave away। और इसका जो आंसर था वो था टेकिंग ओवर। तो टेकिंग ओवर का मतलब है टू रिप्लेस समथिंग और समवन और समथिंग, टेक ओवर। उसके बाद ये सारे हो गए हैं। उसके बाद जो दो क्वेश्चन और गलत हुए थे वो थे पैसेज के ही। इसमें कौन सा इनकरेक्ट पूछा था और टाइम कम होने की वजह से इसको मैं लगा नहीं पाया, सही नहीं ढूंढ पाया इसको मैं। तो इसका आंसर था बी एंड सी। और एक ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा था टाइटल पूछा था कौन सा होगा, तो टाइटल था इसका इंडिया मस्ट टेक द लीड इन डेवलपिंग ए सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल इकोनॉमी। तो बात करते हैं कि पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है हमको। तो पैसेज 16 से 21,
तो पैसेज को देखें तो कैसे टोन करना है। कोई भी पैसेज आया जैसे, तो उसको सीधा हमको पढ़ना नहीं है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना तो एक लाइन को पढ़े, क्योंकि हमको सबसे पहले पैसेज के बारे में ये अगर हमको पता चलता है कि किसके बारे में पूछ पैसेज में बात हो रही है तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में 5 जो भी 5 या 6 क्वेश्चन जो भी उनको 20-30 सेकंड में सारों को जल्दी जल्दी पढ़ दो, उसको समझने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ दो, तो उससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे पैसेज को तो हमको जल्दी जल्दी मतलब कि माइंड में उसको जल्दी से पकड़ सकते हैं कि क्या बताना चाह रहा है वो। अगर हम बिना क्वेश्चन को पढ़े सीधा पैसेज को पढ़ेंगे तो 2-3 लाइन तो बिना मतलब के ही चली जाएंगी कि उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको क्वेश्चंस को पढ़ना 5-10 सेकंड में। चलो आइए देखते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ग्रेट बुक। उसके बाद है इन विच केस जजमेंट अबाउट बुक बियॉन्ड डाउट। व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ग्रेट बुक इज अ यंग पर्सन likely to have whose work did these men find difficult to appreciate. What would a poor man library contain, or what does a person of 40 feel when he reads some good books. So good books के बारे में बात कर रहा है इस पैसेज में। तो अब अगर हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो अब हम इसको जल्दी जल्दी से समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। तो उसके बाद जैसे ही कोई भी पॉइंट आएगा उसको हम, और हमको ये भी पता है कि क्वेश्चन क्या है, तो जैसे ही पुअर मैन की बात आएगी तो हम वैसे ही इसको ढूंढ लेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो इसमें जैसे 40 ईयर की बात हुई थी, 40 ईयर में क्या सोचते हैं, तो इसी आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो जैसे ही हम पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को वैसे के वैसे साथ के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें, पैसेज को जोन सी लाइन हमको पता है कि ये क्वेश्चन था उसको साथ ही साथ सोल्व करते चले। और अगर पैसेज है आपका ईयर वाला कि इस ईयर में क्या हुआ था, जैसे कि ये 5 से 9 इस पैसेज में, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें दे रखा, मान लो कोई ऐसा पैसेज जिसमें यहाँ पे ईयर दे रखा है तो उसको क्वेश्चन पढ़ते वक्त आंसर लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही उसको साल तो 12 से ही दिख जाएगा, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ऐसा। जैसे कि 45 ये वाला पैसेज था जो इसमें जैसे डाटा है, तो ये डाटा वाले क्वेश्चन अगर इसमें तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अगर आसान हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। जैसे अब यही है, इसमें हमको देखना है कि 1.3 बिलियन जहाँ पर भी मिलेगा उसी लाइन पे सीधा चले जाओ, इसको पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर डाटा वाला पैसेज है तो पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लाइन को देखो और आंसर ढूंढ लो उसका, ये दूसरे पैसेज की। और अगर किसी का थीम या फिर उसकी टोन की बात करा पैसेज की उसे, तो स्टार्टिंग और पैसेज या फिर किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट है, न्यूज़पेपर का या मैगजीन का है, मतलब क्या है वो बताना अगर हमको, तो उसके लिए जो सबसे पहले लाइन है वो हमको बता देती है कि किस चीज़ के बारे में पैसेज बता रहा है। तो हर एक पैरा की पहली लाइन अगर हम पढ़ते चले जाएंगे तो उसकी टोन और किस चीज़ से वो पैरा उठाया गया था वो सब कुछ बता सकते हैं। हर एक पैरे की पहली लाइन उसको पढ़ के हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे डाटा वाला क्वेश्चन है तो सीधा 1.3 बिलियन पे जाएंगे। 1.3 बिलियन कहाँ पे है, तो ये 1.3 बिलियन यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो आधार इकोसिस्टम है स्केल्ड 1.3 बिलियन रजिस्ट्रेशन, तो देर करंटली 1.3 बिलियन रजिस्ट्रेशन आधार क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। उसके बाद बीएम यूपीआई सीधा दिख रहा है, बीएम यूपीआई जैसे यूपीआई बड़ा अक्षर साफ साफ दिखेगा पैसेज में। तो इसमें 6.18 तो गलत है, 6.28 तो ये स्टेटमेंट गलत है बी, और ए ठीक है। इसमें ठीक ही पूछा है ना हमको। तो और ये 2 बिलियन वाली है ये तो वैक्सीनेशन कोविन ने, तो कोविन वैक्सीनेशन 500% इंक्रीज, वो भी दोनों चीज़ इंक्रीज 500 ठीक है, ग्राउंड 500, तो ये सारी चीज़ ठीक है। तो ए और सी ठीक है स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधा बिना पैसेज पढ़े कर सकते हैं जिसमें डाटा हो। तो ये सारा था अनसीन पैसेज कैसे करना है। उसके बाद अगर जीके सेक्शन पे चले तो जीके में 44 के आसपास मार्क्स आए हैं, और इसमें ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो ये थोड़ी तंग कर रहे हैं अभी, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है। और ये एक बार बात और सीखी है मैंने कि अगर पेपर बढ़ा जा रहा है तो स्टेटमेंट वाले जो जीके क्वेश्चन है उनको एक बार के लिए लीव कर सकते हैं। अगर टाइम बचा तो जीके के साथ बाद में कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं बचा तो इनको इंग्लिश पूरा करने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें श्योरिटी भी नहीं है और टाइम भी ज़्यादा ले जा सकते हैं ये, तो इनकी इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद है ढोला मारो, ढोलना से याद कर सकते राजस्थान का है। उसके बाद है
नेशनल पार्क लोकेटेड वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट, तो वेस्टर्न में है गिरोर मरीन और ईस्टर्न में इस साइड नामदाप अरुणाचल प्रदेश में, और ये गुजरात में आंसर हो जाएगा। इसका आंसर किसी को पता ही नहीं, 6% होता है। उसके बाद तो एनालिसिस में ऐसे करना आपको, जिसका किसी को नहीं पता, अगर समझ में ना आ रहा टॉपिक तो उसको आप लीव कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है प्रेसिडेंट को काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो है 52, 74 में ये सारे काउंसिल मिनिस्टर्स। उसके बाद है फर्स्ट टैप है जो वो लॉन्च की है किस बैंक ने, कंट्रीज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, तो फर्स्ट टैप से याद करते फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। उसके बाद 90 डिग्री ईस्ट वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से निकलती है, तो इंडिया के लखनऊ में से 82.5 निकलती है, तो 90 की साइड से निकलेगी, तो बांग्लादेश और भूटान में से दोनों में समझ जाएगी। उसके बाद विटामिन कौन सा, तो रिबोफ्लेविन विटामिन का नाम है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च किया है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना। कृषि संजीवनी योजना किसके लिए है, तो वह कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए है, सोइल हेल्थ के लिए नहीं है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए संजीवनी कृषि संजीवनी योजना महाराष्ट्र की। उसके बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का ये, तो इसमें किसको मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 का मिला है आशा परीख को। उसके बाद एलिना रायबेकिना जिसने विंबलडन ओपन जीता पहली बार, वो कुछ किस देश से है, तो वह है कजाकिस्तान से, एलिना रायबेकिना कजाकिस्तान। उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है यीस्ट मशरूम और ब्रेड माउल्ड का, तो वो है सेप्रोफाइटिक, इसका हिंदी में देखें अगर तो है मृतजीवी। यीस्ट मशरूम और ब्रेड माउल्ड मृतजीवी है, सेप्रोफाइटिक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के नॉर्दर्न इंडिया में कंसोलिडेट किया था और डिफैक्टो रूलर थे दिल्ली के, तो ठीक है। स्लेव जर्नल से जो स्टार्टेड सिविल वार अमंग्स देमसेल्फ इन होप ऑफ गेनिंग द होल एम्पायर, ये भी ठीक है। मोहम्मद गोरी ने रिकॉग्नाइज ऐबक एज सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान इन 1209, तो बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है ही, और थर्ड में कन्फ्यूजन है, तो थर्ड गलत था कि तो किस साल में दिया था, वो है मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी के ब्रदर गियासुद्दीन महमूद ने ऐबक को सुल्तान बना दिया हिंदुस्तान का 1209 में, तो गोरी ने नहीं, गोरी भाई गियासुद्दीन मोहम्मद ने बनाया था, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ये बुक किसने लिखी है, तो वो है घोष, कौन से घोष, सागरिका घोष। उसके बाद चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसको मिला, तो मिला पूर्णिमा देवी बर्मन पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। अर्थ का अर्थ पूर्णिमा होती है चांद की, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को। उसके बाद और किस फील्ड में मिला अवार्ड, इन एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, आंसर देख सकते हैं इसका, ओनली थर्ड इनकरेक्ट पूछा है, ओनली थर्ड इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, बस आप बाद में पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। फिर है कि वाई सी और आई में रिलेशन बताना है, फेमस मॉडल ऑफ कीन्स, तो इनकम कंजम्पशन और इन्वेस्ट, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सीधा सीधा फॉर्मूला है। उसके बाद है मोपला रिबेलियन, तो ये तो केरला में हुआ था, और रेमोसी रिबेलियन हुआ था महाराष्ट्र में, और मोपला हुआ था केरला में, मोपला रिबेलियन केरला में। उसके बाद टोबो मोनेस्ट्रीज का बहुत कम लोगों को पता था, मेरे को भी नहीं पता था, टैबो मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, मदद ई माश, तो फ्री टैक्स फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड को कहते थे मदद ई माश। उसके बाद इसकी AIPS की फुल फॉर्म बताई थी, तो AIPS इस हिसाब से सीक्वेंस में नहीं था, इसका आंसर था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, उल्टा सुल्टा दे रखा है, और वही इसका आंसर उल्टा वाला, इसका नाम याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। इजराइल
फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एम्बेसी इन इसराइल, इसराइल में एम्बेसी ओपन करने वाला फर्स्ट गल्फ नेशन बना यूएई, यूएई ने एम्बेसी ओपन की है इसराइल में, फर्स्ट गल्फ नेशन बना यूएई। उसके बाद ये मैच करनी थी, तो ये तो इस साइड वाला होगा स्टेट ऑफ मलक्का। उसके बाद जो ये है ये केप ऑफ हॉर्न वाला है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप हॉर्न वाला यहाँ पे केप ऑफ गुड होप ये। उसके बाद है बबल मंदाब, बबल मंदाब है यहाँ से ओमान की साइड से बबल मंदाब, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो वो यहाँ पे है ईरान वाली साइड में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला हॉर्मोज है तो सी का एक, तो ये आंसर है ए का 2, स्टेट ऑफ मलक्का ये ए का 2, केप ऑफ गुड होप ये हो जाएगा बी का 4, बबल मंदाब ये बबल मंदाब, सी का 1 ये यहाँ पे जो ईरान की साइड में ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, और डी का 3 स्टेट ऑफ मलक्का मलेशिया की साइड में। उसके बाद मेहरगढ़ साइट के बारे में कौन सी गलत है, तो वो है इट सिचुएटेड नियर वेस्ट ऑफ रिवर रावी ने इंडस, रिवर इन रावी की इंडस आएगा, 1974 में डिस्कवर की गई थी बाय कैथरीन जैगरी, और अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का जो वो मेहरगढ़ साइड से ही है। इसमें उसके बाद एनिमल सच एज ये और बारले, हाँ ये था कि कौन से फार्मिंग किस चीज़ की थी, तो बारले और बीट की, बीट एंड बारले था क्रॉप्स। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जीके का करेक्टली मैच कौन सा है, तो रेडॉन है जो रेडियो एक्टिव है और रेयर गैस है, हीलियम लाइट गैस है तो ये गलत हो गया। नियोन है जो इनफ्लेमेबल है, रेडियो एक्टिव इनफ्लेमेबल गैस है, नियोन इनफ्लेमेबल नियोन रेडिस जो इसमें एम्बुलेंस के ऊपर जो बत्ती होती है नियोन इसकी जलती है वो वाली नियोन गैस है। और आर्गन रेयर गैस नहीं है, मोस्ट अबंडेंट जो गैस होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद तो वही आर्गन ही है, तो रेयर ये नहीं है, ये लाइट है, ये भी गलत है, तो ये तीनों गलत है। रेडियो एक्टिव रेयर गैस रेडोन है। तो ये सारे जीके का सेक्शन था। तो कैसा लगा सेशन, लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।